इसके लिए भी आप सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। Thank you very much, Rajiv Pratap Rudy ji, for the informative speech. Next, Sri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Thank you, sir. Our Honorable Finance Minister has displayed her inexhaustive patience of offering rapt attention to all the members deliberating on the budget. Before going into details, I must say that budget documents are perceived to be the roadmap for the future. But here, what I have found, that there may be a map, but there is no road in these budget documents. If the budget document is nothing but a sheer rigmaroles and rambling stories coupled with enigmatic and intricate words, much to the confusion of the common people. I would like to raise few points in this house, because after the presentation of the budget, our leader, Sri Rahul Gandhi ji, depicted it as a zero budget. That is why Madam Sita Ramanji taunted our leader Rahul Gandhi ji that he is speaking UP type भाषा. UP type क्या होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सीतारामन जी आप जानती होंगे यूपी टाइप का क्या अर्थ होते हैं, इसका अंतर्निहित अर्थ. हमारे नेता राहुल गांधी जी ये बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारे देश में नौकरी की सृजन होना चाहिए, हमारे देश में लोगों को और तरह और हर एक किस्म के सहूलियत देना चाहिए. राहुल गांधी जी दो इंडिया की बात किया, जरूर किया. वन इंडिया बिलोंग्स टू हैव्स and the other India belongs to have-nots. What is the fault of it? आपकी एक नौजवान ये डिजिटल बॉय मोदी जी आरएसएस फैक्ट्री से लाके यहाँ खड़ा किया. उन्होंने कल भाषण में बोलते रहे कि सोशलिज्म के चलते हमारा देश तहस नहस हो गए. नेहरू जी की सोशलिज्म की अंतर्निहित अर्थ सबको समझना चाहिए. नेहरू जी ये कहते सोशलिस्टिक पैटर्न इन आवर सोसाइटी. 1955 में जब आबादी सेशन में नेशनल ये कहा था कि सोशलिस्टिक पैटर्न इन आवर सोसाइटी. इसमें क्या गलती है, इसके अंतर्निहित आपको समझ नहीं आते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि नेहरू जी को ये बड़ी सदन में गाली गलौज किया जाए. ये डिजिटल बॉय, ये डिजिटल जो बॉय यहाँ कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, एक ही अनएम्प्लॉयड है हमारे लीडर राहुल जी. अच्छा किया आपने. हमारे लीडर जब करवा सच बोलते हैं आपको जलन जरूर होंगे और आप उनको खिलाफ गाली गलौज देंगे, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं. लेकिन आपकी सरकार की राज्यसभा में कल बजट में क्या कहा, हम उल्लेख करता हूं इंडियन एक्सप्रेस की आज की तारीख की जो न्यूज निकली उसका उल्लेख करना चाहते हैं. ऑन वेडनेसडे during the debate on budget 2020-23, the government informed Rajya Sabha that more than 25,000 Indians died by suicide due to either unemployment or indebtedness between 2018 and 2020. Please don't quote the Rajya Sabha. Why? No. Yet not Rajya Sabha, it is paper. It is paper. You can quote the paper. Indian Express paper. Yes, you can quote the paper. No, it is paper. Question's answer is... What is this? No. According to the data, suicide among the unemployed have been increasing and touched a high of 3,548 in 2020. The growing stress due to unemployment is in line with the persistently high levels of unemployment acknowledged even by the government's own, no Rajya Sabha, government's own annual surveys known as the periodic labor force survey. इसका मतलब क्या होता है, इस सदन में कहा जाता है कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरी सदन में सरकार की अपनी सर्वे, मेरे सर्वे नहीं, सरकार की अपनी सर्वे कहते हैं कि हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी कम है. मतलब
हमारे निर्मला सीतारमण जी मुझसे ज़्यादा इस विषय पे जरूर उनकी जानकारी होगी। तो मैं ये सलाह दूंगा ये सत्तापक्ष की सारे नेताओं को, सारे नुमाइंदे को, कि एक कहावत है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। आप बिना जानकारी लेते हुए, बिना समझते हुए आप नेहरू जी के खिलाफ बात कहते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। ये हमारी जो गरिमा सदन की एक गरिमा को भूलुंठित करते हैं। मैं जरूर हमारी वित्त मंत्री जी से ये आशा करूंगा कि उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी को कभी सराहना ना करे, क्योंकि कल जब देखता था कि उन्होंने टेबल थपथपाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगी। ये ड्रेज एंड अमर्त्य सेन क्या कहे जानते हैं? ये ड्रेज एंड अमर्त्य सेन कहा है, दी इंडिया नाउ इज लुकिंग मोर देन द आइलैंड्स ऑफ कैलिफोर्निया इन द सी ऑफ सब सहारन अफ्रीका। तो हैव्स एंड हैव नॉट सिर्फ राहुल गांधी जी अकेले नहीं, ये दुनिया की बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, और मैं आंकड़ों के साथ आपको ये बताने का जरूर कोशिश करेंगे। 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए, 84% घरों की आय टूट गई, प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 से कम होकर 1,07,000 हो गई, प्रति व्यक्ति खर्च 62,000 से कम होकर 59,000 रह गए। 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। पढ़ने वाले बच्चों का, खास तौर से गरीब और ग्रामीण अंचल में, उनका भविष्य अंधकार में चले गए। जिस प्रकार से कुपोषण की संदर्भ में देश 116 मुल्कों की सूची में 101 नंबर पहुंच गया, बेरोजगारी शहरों में 8% पार कर गई है और गांव में 6%, और जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है वो 12% को पार कर गई, और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर गई। इसलिए ये बजट का सार अगर देखे तो ये जरूर कहूंगा, इट इज द बजट व्हिच मे बी समराइज्ड एज ए जिल्च। इसमें कुछ है ही नहीं, कोई सार नहीं है, हवाबाजी जरूर हुई है, लेकिन हकीकत कुछ अलग बयान देते हैं। देश के गरीब के प्रति, देश की नौकरी पेशा व्यक्ति के प्रति, देश के मध्यम वर्ग के प्रति, देश के किसान के प्रति, देश के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के प्रति, और ग्रामीण अंचल में रहने वाले, शहरों में रहने वाले साधारण मजदूर के प्रति ये क्रूर मजाक ये देश लोग ये इस देश के लोगों के साथ है। इसलिए प्लीज आप बैठिए ना। इस देश के गरीब प्लीज के नो प्रति, इंटरप्शन। Nothing will go on record except the speech of Adhir Ranjan ji. देश के अनुसूचित जाति के प्रति ये Nothing will go on record except the speech of Adhir Ranjan ji. मोदी जी Please, हिंदुस्तान आप को बैठिए, आप सपना बैठिए। दिखाया था, मोदी जी हिंदुस्तान का सपना दिखाया था, हम अच्छे दिन लाएंगे। अब हिंदुस्तान की बेरोजगार क्या Please कहते don't जानते हैं? please. मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन, मोदी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन। ये हम नहीं कहते, हिंदुस्तान की बेरोजगार कहते हैं। अब पता कर लो, गरीब की मदद के लिए एक शब्द बजट में नहीं है, रोजगार सृजन के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, गरीब तक पैसा पहुंचाने के लिए बजट में एक शब्द नहीं है, बजट में किसी वर्ग को टैक्स रिलीफ देने के लिए एक शब्द नहीं है, लोक कल्याण की जैसी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। गणेश जी याद करो, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो आज सबसे ज्यादा महंगाई का कारण है, पिछले साल के बनिस्बत 704 करोड़ रुपया कटौती हुई, किसान की खाद की सब्सिडी में 35,000 करोड़ की कटौती हुई, गरीब की मिलने वाले रेशन की दुकान पर भोजन में 80,000 करोड़ की कटौती हुई, किसान की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 500 करोड़ की कटौती हुई, यहां तक कि मजदूर की मनरेगा स्कीम के अंदर भी 25,000 करोड़ रुपया कट लिया गया। 27% इस देश में गरीब, साधारण और मध्यम वर्ग को मिलने वाली राहत में कटौती की गई, जो अपने
आप में एक निर्दयतापूर्ण निर्णय है। शायद पूंजीवादी और पूंजीपति जिस प्रकार के मित्र हैं वो तो माफ कर दे, पर इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। बजाय इसकी गरीबों को राहत दी जाए, बजाय इसकी बहुत अमीर 142 लोग जो है जिनकी पूंजी 23,14,000 करोड़ से बढ़कर आज 53,16,000 करोड़ हो गई, उनसे अपनी पूंजी साझा करने के लिए कहा जाए। ये सरकार ने एक पूंजीपति बजट दिया। हम पूंजीपति के खिलाफ नहीं है। आपका सोच और हमारा सोच में फर्क ये होता है कि जानते हैं, हम क्रोनी कैपिटलिज्म की विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में पूंजी का विकास हमारी जमाने में हुए हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुए हैं। आप नेहरू जी की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन 1950 नेहरू जी बनाया था, इलेक्शन कमीशन 1950 नेहरू जी, सुप्रीम कोर्ट 1950 नेहरू जी, आरबीआई 1949 नेहरू जी, फाइनेंस कमीशन 1952 नेहरू जी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 नेहरू जी, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट नेहरू जी, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नेहरू जी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेहरू जी, नेशनल सर्वे जिसको आप हर वक्त जिक्र करते हैं नेहरू जी। प्लीज, अरे आपका स्पीकर्स काउंट करेगा, मिनिस्टर भी है रिप्लाई में। अरे आप बैठे ना, मंत्री जी सुनते हैं ना, मंत्री जी सुनते हैं। प्लीज। इसलिए हमारे नेता राहुल जी कहा था कि ये बजट दो हिंदुस्तान की बजट है। एक इंडिया है, एक भारत है। वन बिलोंग्स टू हैव एंड अनदर बिलोंग्स टू हैव नॉट। इसमें क्या गलती है? अच्छा, बता रहे हैं आपको, चिंता ना करो। या कल परसों गाना भी होते थे हमारे जयंत सिन्हा जी, उनको तो देखने में लगता है प्रोजेक्ट पर्सनालिटी, फिर उन्होंने भी रोमांटिक बन गए, गाना गाने लगे कि काम किया तो डरना क्या वगैरह वगैरह। लौता जी की भी उन्होंने जिक्र करने लगे। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सजन रे झूठी मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही वहां जाना है, ये भी थोड़ा याद कर लो। मैं ये कहता हूं, अब बताइए, सत्ता पे आने का समय मोदी जी ये नहीं कहा था कि 2 करोड़ महीने नौकरी देंगे? अभी इन 7 years, instead of creating 14 crore jobs, 12 crore 20 lakh jobs have been lost in last 2 years alone. मेरी ये नहीं, ऑक्सफैम रिपोर्ट है। Unemployment is at 7.9% in January 2022. Unemployment rate for those between the age bracket of 20 to 28 years is 28%. हमारे सीतारामन जी कहती है कि 2022-23 में 60 लाख नौकरी की इंतजाम करेंगे। मैं पूछ सकता हूं, ये क्या 2 करोड़ प्लस 60 लाख या 2 करोड़ माइनस 60 लाख और 2 करोड़ एकदम बात सिर्फ 60 लाख? मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन है इसमें। ये 2 करोड़ प्लस 60 लाख मतलब 2 करोड़ 60 लाख या नहीं? बताइए। आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो सुनते आ रहे हैं, ये रोड मैप क्या है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की? आपके कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में 25% हम जीडीपी के हिस्सा बनाएंगे। ये 25% जीडीपी के मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा बनाने के लिए क्या का रोड मैप है? किसी को पता नहीं। ये मोदी जी का विजन है, वो विजन को पता है, हमें किसी को पता नहीं। सिर्फ मोदी जी जानते हैं अगले दिन हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, क्योंकि क्या क्या जुमला बनाने वाले हैं, क्या क्या जुमला बनाना चाहिए मोदी जी के अलावा हम कैसे इसको पता चलेगा? आप ये आइए किसान की डबल रोजगार की बात आपने कहा था, मैं नहीं। डबल इनकम, किसानों की डबल इनकम। आज 700 किसान की मौत हो गई, 700 किसान की मौत हो गई। 3 कानून मजबूरन वापस लेने पड़ी, दिल से नहीं, मजबूरन लेने पड़ी। किसानों के प्यार से नहीं, मजबूरन आपको लेने पड़ी। अच्छा,
गणेश सिंह जी, आपको क्या हुआ? आप प्लीज बैठिए ना। ये after 7 years, National Survey report of September 2021 has pointed out that the average income of farmer is mere 27 rupees per day, and the average debt of the farmer is 74,000. The double whammy is that the per hectare cost of farming has been increased by 25,000 per hectare per year. In 7 years, Modi government has fleeced the farmers of an additional 17,50,000 crore. कोई जवाब है इसका? कोई जवाब है? ये कृषि में हमारे किसान हर रोजाना 29 किसान खुदकुशी करते हैं। पता है हमारे सज्जनों को? अरे मोदी जी की बाबा करने वालों को पता है कि हिंदुस्तान में रोजाना 29 किसान खुदकुशी करते हैं। पता है पर डे 29 किसान सुसाइड करते हैं। फार्मर्स के अंदर सालाना 5,579 और लेबर की सालाना 5,098 ये हमारे देश में खुदकुशी करते हैं। इसलिए किसान आप कहते हैं मोदी जी लौटा दे मुझे बीते बुरे दिन। मोदी जी आपका अच्छा दिन हमें जरूरत नहीं है, मोदी लौटा दे हमें बीते बुरे दिन। ऐसा तो हमारी हालत नहीं थे, आज जो जर्जर की हालत में हम गुजार रहे हैं। ये आपकी बजट में देखिए खाद में कटौती हुई है, देखिए 27% सब्सिडी में कटौती हुई है। किसके लिए? ये कैपिटलिस्ट की जय जयगान है हो गया। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की शुरुआत की थी। जवाहरलाल नेहरू जी की यह सपना था कि हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन नहीं एवोल्यूशन होना चाहिए, रिफॉर्म के चलते हिंदुस्तान में बदलाव होना चाहिए। विदाउट लेटिंग इवन ए ड्रॉप ऑफ ब्लड हमारी सरकार ने हिंदुस्तान में क्रांति किया। आज जो बड़ी बड़ी बात करते हैं मोदी जी, 80% लोगों को हमने राशन दिया। ये क्या सोशलिज्म नहीं है तो क्या है? बताइए, ये सोशलिज्म नहीं है तो क्या है? हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी सब मिलकर फैसला किया था कि राइट टू फूड हमें देना चाहिए। ये सोशलिज्म नहीं तो क्या है? ये मनरेगा की सोशलिज्म की सोच में नहीं है। बताइए आप सोच क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फॉरेस्ट, ये सोच तो सोशलिज्म के होते हैं। हाँ, राइट टू एजुकेशन सोशलिज्म की सोच है। राइट टू हेल्थ सोशलिज्म की सोच है। सोच किसका है ये आपको जानकारी नहीं है। हम जानते हैं मोदी जी को खुश करने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आम लोगों की सेवा करने के लिए मेहनत कीजिए। मोदी जी देश की सबसे बड़ा सेवक है, मानते हैं। मोदी जी देश का सबसे बड़ा सेवक है। जिन सेवक को अपने हवाई जहाज के लिए 4,500 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता, जिस सेवक को अपनी गाड़ी चढ़ने के लिए 16 करोड़ रुपया खरीद करके गाड़ी खरीदना पड़ता, ये सेवक है। हमारे जवान को लेकर बहुत बड़ा बात होते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन चालू हुई, बताइए मैडम, बताइए आप 1 रैंक 1 पेंशन चालू हुई, 80 लाख ब्लैक मनी लौटाई आपने लौटाई? आपको पूछना चाहते हैं मैं, इसलिए कुछ कहने का पहले कुछ सोच के बताइए, अच्छा लगेगा। हम भी तर्क चाहते हैं। मैं छोटा सा एक मिसाल के तौर पर आपको कहना चाहते हैं। क्रूड ऑयल 2014 में $109 पर बैरल था। उस समय हिंदुस्तान में पर लीटर पेट्रोल की भाव था 68 रुपया। अभी 2022 साल क्रूड ऑयल अंतर्जातिक मार्केट में क्रूड ऑयल की भाव 78.85 पर बैरल। कितना वृद्धि हुई है? वृद्धि नहीं हुई, कम हुई है। हमारी तुलना कम हुई है 28%, लेकिन आप कितने दाम लेते हैं? 110 रुपया पर लीटर, मतलब दामों में इजाफा 62%। डीजल में दामों में इजाफा हमारी तुलना में 67%। एलपीजी में हमारी तुलना आपकी जमाने में इजाफा 117%। टमाटो में आज टमाटो हमारी जमाने में 18 रुपया किलो था, आज 35 रुपया किलो। कितना इजाफा? 84%। कैप्सिकम हमारी जमाने में 33 रुपया 1 किलो, आज 72 रुपया 1 किलो, इजाफा 118%। आप क्या कहोगे?
एक के बाद मस्टर्ड ऑयल हमारी जमाने में 90 रुपया, आज हो गया 185 रुपया पर लीटर, मतलब 105% इजाफा। कोकोनट ऑयल हमारी जमाने में थे 145 रुपया पर लीटर, अब हो गए 370 पर लीटर, 114% इसका इजाफा हुई। ग्राउंड नट 140 लीटर थी, 140 रुपया लीटर थी, आज हो गए 190 पर लीटर, 36% इजाफा हुई। वनस्पति, आप ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं, वनस्पति ये जरूर खाते हैं। हमारी जमाने में आज 85 रुपया 1 किलो, अभी 138 रुपया 1 किलो, इजाफा 63%। तूर दाल 47% इजाफा हुई, उड़द दाल 34% इजाफा हुई, मसूर दाल 47% इजाफा हुई, ग्राम दाल 70% इजाफा हुई। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? इसलिए हिंदुस्तान के आम जनता कहते हैं, क्या कहते हैं? मोदी लौटा दे हमें बीते बुरे दिन, मोदी लौटा दे हमें बीते बुरे दिन। ये आज के आम जनता ये कहते हैं। आप ये बैंकिंग सेक्टर में क्या किया आपने? 5,35,000 करोड़ तो पिछले 7 साल और 6 महीना में बैंकिंग इंडस्ट्री से धोखाधड़ी हो चुकी है। मतलब लोग धोखा करके बैंकों का 5,35,000 करोड़ रुपया लेकर गायब हो चुके हैं। मतलब लोग गायब हो चुके हैं। और वो कौन है? वो है हमारे मेहुल भाई। वो कौन है? हमारे संदेशरा भाई। कौन है लोग? नीरव मोदी भाई। कौन है ये लोग? विजय माल्या भाई, जिनकी आए दिन हम किसी कोई सुदूर बीच पर, एक्सोटिक बीच पर उनकी फोटो देखते हैं, कभी वो क्रिकेट मैच देखते हैं, हम दिखाई देते हैं टीवी स्क्रीन पर मोदी सरकार ने उनकी अपनी मौन सहमति दे रखी है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का पहला हाल तो ये किया कि पिछले 7 साल और 6 महीने फ्रॉड कितना हुआ? 5,35,000 करोड़, 5,35,000 करोड़ ये खर्च धोखा देके भाग गए। 7 साल, एक मिनट सुन लीजिए, 7 साल फ्रॉम 2014 से 2021 के बीच सरकारी बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 4 गुना से बड़ा है। द ग्रॉस एनपीए द पीएसबी और 4 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एनपीए ऑफ द प्रीसीडिंग 7 इयर्स। मतलब हम 2014 से लेकर 2021 के बीच अगर ग्रॉस एनपीए का एडिशन देखे और उसकी तुलना 2007 से 2014 के बीच के ग्रॉस एनपीए से करे तो ग्रॉस एनपीए की बढ़ोतरी हुई है 4 गुना। ग्रॉस एनपीए 4 गुना बढ़ चुके हैं। टोटल बैंक फ्रॉड हो चुके हैं 5,35,000 करोड़, जिसको हम कह सकते हैं 5.3 ट्रिलियन डॉलर रुपया। अगर हम ये पता लगाए कि पिछले 7 सालों में कितने लोन राइट अप किया गया तो सरकारी बैंकों के मतलब कितने लोन को बट्टे खाते में डाला गया है, तो 2014 से 2021 तक चौंकाने वाले आंकड़ा है। यह मध्य अगर हम तुलना करें 2014 से 2024 को तो बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा पैसा डाल चुकी है मोदी सरकार इन सब बैंकिंग इंडस्ट्री को। इस कगार पर पहुंचने के बाद अगर आप पूछेंगे मोदी सरकार आपका प्लान क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उनका एक ही प्लान है, सरकारी बैंकों को अपना दोस्तों को बेच दें, ये मकसद है। आगे चलते हैं। अगर हम ग्रॉस एनपीए को कंपैरिजन करते तो 2014 से लेकर 2021 के मध्य सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक को 21,07,000 करोड़ का एडिशन हुआ है ग्रॉस एनपीए में। सिर्फ सरकारी बैंकों में 2007 से 2014 की तुलना करें तो मात्र 5,35,000 करोड़ था। मतलब 2007 से 2014 एनपीए में एडिशन हुआ था 5,35,000 करोड़। और 2014 से 2021 के मध्य हो गए 21 लाख करोड़। 2014 से 2007 से 2014 के बीच जो सरकारी बैंकों ने लोन राइट अप किया गए थे वो किए गए थे 32,109 करोड़। वो 2014 से 2021 के मध्य कर दिए गए 8,17,000 करोड़। मतलब रिटर्न ऑफ लोन 25 गुना बढ़ चुके हैं। ये क्या गलती है? ये क्या अरे बताइए ना हमारे मंत्री जी कहिए गलत है।
मैं मान लेगा मंत्री जी कहे गलत है, ये हमारे आंकड़े गलत पेश करना हमारा ये नहीं है। हमारा ये आइए कुछ नहीं हुआ। हम दिखाने चाहते हैं ये रेल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि हम रेल ये करेंगे वो करेंगे, रेल को हम 400 वंदे भारत रेल देंगे। तो 400 वंदे भारत रेल देने के लिए ये सरकार की क्या जरूरत पड़ेगी, मैं ये बताते हैं। वंदे भारत ट्रेन सरकार कहती है कि 400 वंदे भारत ट्रेन हम देंगे। वंदे भारत रेक्स आर टेंडर्ड to 3 Indian Railways factories, ICF, RCF and MCF. RCF Kapurthala, NCF, MCF Raebareli are not even ready to begin manufacture of Vande Bharat rakes. ICF Chennai has delivered just 2 Vande Bharat rakes so far since 2018. The existing target was 104 rakes by 2024. The new target is 4 times an already unrealistic target. This new focus on Vande Bharat train service serves only to cover up for the fact that the project was in cold storage from 2018 to 2020. आप जानते हैं मैडम सीतारामन जी, 400 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए मतलब क्या होता है? 133 ट्रेन हर साल। आपने कहा कि 3 साल में मैं खत्म कर दूंगा 400 वंदे भारत। इसका मतलब 133 ट्रेन सालाना, हर महीना 11 ट्रेन, हर वीक 3 ट्रेन। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बताइए, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। हर हफ्ता 7 ट्रेन, हर हफ्ता 7 ट्रेन बनाने की आपका नहीं है। ये ऑपरेटिंग रेशियो, रेल का ऑपरेटिंग रेशियो सुनिए। द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द रेलवे वाज 98.36% in 2029-20 against the target of 95%. The CAG termed this the worst operating ratio in the last 10 years. Minus CAG. Operating ratio is a measure of efficiency and refers to the expenses for every rupees 100 earned. A higher operating ratio is therefore worse as it reflects the amount that has to be invested to earn a rupee of revenue. Furthermore, the CAG reasoned that if we account for the expenditure incurred in providing pensions payment, then the operating ratio would further increase to 114.35%. ये हमारा हालात है ट्रेन की, जिसके बारे में बाबा यहाँ हो रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा था कि एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की बात, हम एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ किस लिए करते हैं, जरा सुन लीजिए। With the privatization of Air India, the airline market in India has become a duopoly. आज ही मैं सुबह बताया, the Tata Group owns Air India, Vistara, and majority of Air Asia India combined 42% of the market. Indigo owns another 37%. इसलिए ये हमारा चिंता है। This effectively reverses the liberalization policy of the 1990s, which moved the airline market away from a duopoly into a competitive sector. This investment without consideration of market concentration will force future government intervention. आपने government intervention नहीं किया? For instance, after killing the competitive telecom sector in India and seeing the rise of duopoly, the government was forced to nationalize Vodafone India to prevent it from shutting down. There are also concerns around valuation. The Air India privatization will only yield about rupees 2700 crore to the government in cash. In terms of debt, the Tata Group will take on only 25% or 15,300 crores. The bulk of the debt, 75% or 262 crore will remain with the government. यही हमारा शंका है। ये शंका हम कहाँ बताए, इसलिए मैडम को यहाँ बताने आए हैं। हमें गाली गलौज जितना देना है दे दीजिए, कोई हमें परवाह नहीं। हमें इसलिए परवाह नहीं क्योंकि चुनौतियों से यार कभी डरना नहीं। जीने के पहले तुम्हें मरना नहीं। इस जहां से पाँव तेरे खींचेंगे सभी, पर बड़े जो कदम पीछे करना नहीं। ये हमारा तर्क है। ये हमारा तर्क के साथ मैं ये बजट को पूरा विरोध करते हुए मेरा वाणी को विराम करते हैं। नमस्कार।